आज वो केस नहीं। करें जी शुरू। फंडामेंटल राइट्स हैं और जितने भी इसके पास मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। 2 मिनट रुक जाए, 1:30 का आपका वक्फा आप गुजर जाए हो गया। अब आप बिल्कुल करीब चले गए, 1:28 हो गए। एक 28 हो गए ना, 2 मिनट रुक जाओ। वो पार्लियामेंट भी करना चाह रहे हैं। आज जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुल्क की आला तरीन अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो नैब में अमेंडमेंट्स हुई हैं और ऐसी अमेंडमेंट्स की गई हैं जिससे एक ख़ानदान को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की गई है, उन अमेंडमेंट्स के ख़िलाफ़ चेयरमैन तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान की दरख्वास्त के ऊपर इस टाइम अदालत में समाअत हो रही है। ये केस है क्या? ये केस बुनियादी तौर पर जिस टाइम ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई एक बैरूनी साजिश से, वो मरासला भी अभी इसी आला अदालत के सामने पड़ा है, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, कि वो उसके ऊपर भी एक कमीशन बनाएं और उसकी तहकीकात करें। उसमें भी हम अदालत के दरवाजे पे खड़े हैं इंसाफ के लिए, उसमें भी अभी तक हमें इंसाफ नहीं मिला। हम ऑनरेबल अदालत, ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ मतलाशी नज़रों से देख रहे हैं कि वो कब उस साइफ़र के ऊपर तहकीकात करवाते हैं, वो कब उस साइफ़र के ऊपर जो एक पाकिस्तानी एम्बेसडर ने अमेरिका में जो अहवाल हुआ, जो उन्हें मैसेज दिया गया, वो भेजा। फिर मैं दोबारा रिकॉर्ड पे कहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर खड़े होके आल्दो के जियो टीवी ने झूठ चलाया और दिखाया कि मेरा बयान और है, फलां का और है। तो मैं दोबारा रिकॉर्ड पे ला रहा हूँ ये बात कि वो साइफ़र प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर ख़ारजा से छुपाया गया। वो साइफ़र मुल्क के आला मुक़्तदर लोगों के पास था, लेकिन वो साइफ़र वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान और उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से छुपाया गया। ये मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ। मैंने दोबारा कहा कि वो जो एक मुआज़ गामदी साहब हैं जियो टीवी के अंदर सारा प्रोपेगेंडा लिखने वाले, उन्होंने पिछली दफ़ा ये प्रोपेगेंडा लिख के इस चीज़ को ख़राब करने की कोशिश की थी, जैसे मेरे और शाह साहब के बयान में कोई तजाद है। ये बात मुझे खुद शाह महमूद साहब ने बताई थी, ये बात मेरे सामने प्राइम मिनिस्टर साहब को शाह महमूद साहब ने बताई थी। तो मैं ये रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ। फिर वाशिंगटन से, जिस दफ्तर से, जिस एम्बेसी से ये मरासला आया था, उसी एम्बेसी से जब ये पता चला शाह साहब को कि कोई ऐसा मरासला आया है, तो उन्होंने फॉरेन सेक्रेटरी को बुला के उससे बाज़पुरस की कि ऐसा मरासला आया है। तो फिर उन्होंने डरते डरते हिचकिचाते कहा कि आया है। तो शाह साहब ने कहा वो मेरे साथ शेयर क्यों नहीं होगा। फिर वो मरासला शेयर हुआ और उसी टाइम शाह साहब लेके उसे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के पास आए और उनसे शेयर किया। तो एक तो ये रिकॉर्ड दुरुस्त कर दूँ, और इस आला तरीन अदालत के सामने हम बड़े ही अदब के साथ खड़े हैं कि उसके ऊपर पाकिस्तान की पूरी कौम को इंसाफ दिया जाए। दूसरी बात यह है कि क्योंकि ये चोर आए ही अपनी चोरी बचाने के लिए थे, 1200 अरब के केसेस हैं नैब के सामने। एक पटवारी फ़र्द के ऊपर रिश्वत लेता है, एक कांस्टेबल किसी मोटरसाइकिल वाले से रिश्वत लेता है, एक सहाफ़ी बेचारा किससे तोहफ़ा वसूल कर लेता है, भले जोड़ा कपड़ों का हो, तो उसके ख़िलाफ़ तो रिश्वत की बातें होती हैं। हमारा
सहाफ़ी दोस्त सलीम साफ़ी बेचारा बैरून मुल्क एक हुकूमत के पैसों के ऊपर बैरूनी सरकारी हज कर लेता है, उसकी बात पुरस होती है। लेकिन उन्होंने ऐसा कानून बनाया है कि 1200 अरब के केसेस में से 1100 अरब के केसेस इस कानून से ख़त्म हो जाएंगे। और कानून बनाने वाला जो ख़ानदान है, शरीफ ख़ानदान, सबसे बड़ा फ़ायदा उन्हीं को पहुंचेगा कि उनके वो मकसूद चपड़ासी, उनके वो जो अरबों रुपए 60 अरब के सिर्फ केसेस शहबाज शरीफ में हैं, जिनमें को 25 अरब का मकसूद चपड़ासी और वो दूसरे चपड़ासियों वाला है, कुछ और है। 60 अरब के केसेस सिर्फ शहबाज शरीफ के हैं। फिर नवाज शरीफ, उनकी बेटी, उनके बेटे सलमान शहबाज, फिर ये सारा कुछ चल रहा है। तो बुनियादी तौर पर इन्होंने ऐसी कानून साजी की जिससे नैब इखलाकी तौर पर बंद हो गया। तो मैं इस आला तरीन अदालत के सामने, हमारे वकील ख्वाजा हारिस खड़े हैं, वो इल्तिजा हम कर रहे हैं इंसाफ के लिए। लेकिन अगर किसी वजह से अदालत ये समझती है, हमें तो नहीं लगता कि ऐसा होगा, लेकिन अगर अदालत ये समझती है कि इस कानून को रिवर्स नहीं किया जा सकता क्योंकि ये कानून पार्लियामान ने बनाया और पार्लियामान के काम में नहीं होना चाहिए, तो हाथ जोड़ के जान की अमान पाते हुए अदालत के सामने मैं गुजारिश करूंगा कि फिर आपको अपनी जो जजमेंट है, जो आपने कासिम सूरी की रूलिंग के ऊपर दी थी, फिर उसको भी ज़रा दोबारा से रिकन्सिडर कर लीजिए। हाथ इसलिए जोड़ रहा हूँ कि अदालत का एहतराम करता हूँ, अदालत से जान की अमान पाता हूँ। ये नहीं किसी मेरे जहनो गुमा में भी कहीं नहीं है कि मेरे से कोई गुस्ताखी हो, लेकिन क्योंकि आईने पाकिस्तान मुझे हक देता है कि मैं अदालत के सामने अपना मुद्दा रखूं, कौम के सामने रखूं, तो मैं ये कहता हूं कि अगर बात यह है कि ये कानून पार्लियामेंट ने बना दिया और ये बात पार्लियामेंट के अंदर होनी चाहिए, तो फिर उस रात भी पार्लियामेंट ने डिसाइड किया था, उस रात पार्लियामेंट में बैठी हुई मेजॉरिटी ने डिसाइड किया था जो गवर्नमेंट थी, तो फिर उसको भी ज़रा बराए मेहरबानी उस फैसले को भी रिकन्सिडर कर लीजिए। फिर अगर पार्लियामान को अगर हमने फ़ौक़ियत देनी है तो फिर पार्लियामान को ही फ़ौक़ियत दे देते हैं कि पार्लियामान के फैसले पार्लियामान ने करने। एक बात। दूसरी बात, हम बहुत जल्द एक पिटीशन ला रहे हैं अदालत में। आज राणा सनाउल्लाह ने आपके सामने एक स्टेटमेंट कल दिया है कि अगर 5 मेंबरान मैंने गायब कर लिए तो फिर वज़ीर आला कौन बनेगा। तो मैं राणा साहब आपको बताना चाहता हूँ, आपको और अता तारड़ को ये लगता है कि पुलिस को अपने नीचे लगा के उस पुलिस के थ्रू अपने मुखालफिन के ऊपर तशद्दद करके इसमें बंदा कोई बहादुर बन जाता है, कोई इसमें बड़ी मर्दानगी आ जाती है, तो आप बड़े बेवकूफ़ और बुज़दिल हैं। पुलिस तो आप 22 को हमारे नीचे होगी, इसका मतलब हम भी आपके साथ वही करेंगे? नहीं, हम आपके साथ वो नहीं करेंगे, ना अता तारड़ के साथ करेंगे ना आपके साथ करेंगे, क्योंकि हमारे लीडर की तरबियत डिफरेंट है। आप करप्शन करेंगे, आप ज़रूर जेल में जाएं, जुर्म करेंगे ज़रूर जेल में जाएं, लेकिन ये मेरा वादा है कि अगर आपको किसी सियासी वजह से जेल में डाला जाएगा तो शहबाज गिल खड़ा होगा, बात करेगा और कहेगा कि इस बंदे को अभी बाहर निकालें। और मैं ये तब कह रहा हूँ जब हम वापस पावर में हैं पंजाब में, अल्लाह के करम से। हम जब जब पावर में होंगे हम आपको इंसानियत दिखाएंगे, हम आपको दिखाएंगे बहादुर कौन होता है। ये जो आप हरकतें करते हैं ये बुज़दिलों वाली हैं। अगर आप में इतनी जान है तो अकेले आ जाए सामने, किसी कुश्ती के मैदान में आप और मैं उतर जाते हैं, पता लग जाता है। वो जो हमारा डेंटोनिक के इश्तिहार वाला भाई है, अगली बात नहीं कहता, अदालत के हाथे में खड़ा हूँ, जो हमारा डेंटोनिक के इश्तिहार वाला भाई है, उसको बड़ी अपने ऊपर नाज है, तो वो भी आ जाए अखाड़े में। कल्ले नू मैं कल्ली टकरी, मेरी जेब लड्डुआ ने पाड़ी। अब जिनको पंजाबी नहीं आती वो सही है, हमारी एक ज़रबल मसल है, किसी पंजाबी से पूछ लीजिएगा। सो ज़रा कल्ले नू कल्ला वजला तारड़ पता लग जाए कौन बड़ा जट है दोवां दे विचों। बट जट कभी भी, जो पंजाब की सकाफत है उसमें अगर 20 कुत्ते एक शेर पे छोड़ दो या 50 कुत्ते एक शेर पे छोड़ दो तो कुत्तों ने कुत्ता ही रहना है और शेर ने शेर ही रहना है। तो मेरे डेंटोनिक वाले भाई, आप वज़ीर दाखिला बन जाओ, आप वज़ीर दफ़ा बन जाओ, आप जो मर्ज़ी बन जाओ, आपकी औकात यही है कि आपने पुलिस इस्तेमाल करके मुखालफिन को नीचे करना है। हमारे पंजाब में इसको इज्जत की निगाह से नहीं दे, केपी में तो ये किया ही नहीं जाता और केपी में आज तक नहीं हुआ। वहाँ की सकाफत तो इतनी तगड़ी है कि केपी ने तो आज तक एक दूसरे के मुखालफिन के साथ ये नहीं किया।
हाँ, ये करते आए हैं क्योंकि ये गलीज है अंदर से, पहले भी करते आए 90s में, दोबारा भी देखें जैसे हुकूमत मिलेगी, लेकिन हम आपको बार बार दिखाएंगे कि हम ये नहीं करेंगे। आपने किया, अब दोबारा आपको दिखाएंगे कि आप नहीं करेंगे आपके साथ। तो आप खुल के चीखें मारें, चिल्लाएं, पिटें, जो मर्जी करें, बयान दें, लेकिन आपके खिलाफ हम सियासी विक्टिमाइजेशन कहीं पे भी नहीं करेंगे। ये आपसे वादा है क्योंकि ये इमरान खान की तरबियत है। अब मैं आता हूं वापस राणा सनाउल्लाह पे। एक तो ये कल से 2 बयानिए बनाए जा रहे हैं, एक के इलेक्शन बड़ा साफ शफाफ हुआ, दूसरा अवाम ने और मुस्लिम लीग नून ने लोटों को मुस्तरद कर दिया, इसलिए हम हारे। ये बयानिया दिया जा रहा है, दोनों झूठ हैं, दबा के धांधली की है। इलेक्शन कमीशन का अमला भी उसमें मुलव्वस है, उसमें पुलिस मुलव्वस है, उसमें पंजाब की ब्यूरोक्रेसी मुलव्वस है, उसमें तमाम हुकूमती मशीनरी मुलव्वस है। हर हलके में 10 से 20 हज़ार की वोटिंग की स्टफिंग हुई है। एक तरफ अपने मुंह से कह रहे हैं कि हमारी मुस्लिम लीग नून और अवाम ने लोटों को एक्सेप्ट नहीं किया, ये बयानियां दे रहे हैं, दूसरी तरफ वो 50-50 हज़ार वोट ले रहे हैं। अब बात समझ रहे हैं? तो वो वोट कौन डाल गए हैं? हम यही बता रहे हैं कि अवाम ने वाकई उनको एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन ये रिगिंग हुई है। और वैसे अगर मैं उन लोटों को देखूं, हैं तो बेचारे बुरे, वो बेज़मीर हैं, अवाम ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उनको मैं देखूं तो किसी भी दिन उनकी जो शक्ल है, उनकी जो करतूत है, वो खुदा की कसम शरीफ खानदान से बेहतर है अभी भी। तो अगर आपको ये लगता है कि लोटों को एक्सेप्ट नहीं किया, तो शरीफ खानदान को तो अवाम बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि इन लोटों ने को 2, 4, 5 करोड़ लेके अपना ज़मीर बेचा है। आप लोगों ने तो अरबों रुपए इस कौम के खाए हैं। तो राणा साहब, आपको मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, आप अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, आप बेइज्जत हो चुके। अब 5 मेंबर गायब करें, आप मजीद बेइज्जत होंगे। अब 10 मेंबर गायब करें, आप मजीद बेइज्जत होंगे, क्योंकि अब अल्लाह ने जो आपकी रस्सी आज़ाद छोड़ी हुई थी ना, वो आपको इक़्तिदार दे के अल्लाह की ज़ात ने देख लिया। आज डॉलर 221-222 रुपए पे बिक रहा है। IMF हो चुका। वो हमारे याद होगा आपको, जब हुकूमत आई थी तो हमारे अफवाज के, बहादुर अफवाज के तर्जुमान ने एक अच्छी उम्मीद लगाई थी दिल से कि नई हुकूमत आई है, इस्तेकाम आएगा। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि डॉलर भी स्टेबल हुआ है, अपनी जो एक्सचेंज आपकी है, स्टॉक एक्सचेंज, वो भी स्टेबल हुई है। लेकिन बदकिस्मती से उनके मुंह में घी शक्कर अगर आज भी ऐसा हो तो, क्योंकि वो भी एक मुहिब वतन है, हम भी एक मुहिब वतन है, हम सारे चाहते हैं कि डॉलर का रेट भी नीचे रहे, वो भी चाहते हैं। अगर ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो फिर हमें सबको पाकिस्तानी कौम को ये सोचना पड़ना है कि ये चोर यहाँ तक कैसे पहुँचे, किसने पहुँचाया, और इन चोरों को क्या लाने वालों को इस टाइम कोई मलाल है, कोई अफसोस है, कोई रीथिंकिंग हो रही है, या मुल्क ने ऐसे ही मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क करने का हमने जाना है। तो राणा साहब, वापस आपको मैं बताता हूँ कि आप 5 मेंबरान करें, 10 करें, अवाम फैसला कर चुकी। आप ये काम करेंगे, आप और बेइज्जत होंगे। आप ये काम करेंगे, आपका और तमस्खर उड़ेगा। और मुस्लिम लीग नून को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये 2 सियासी जोकर जो हैं, राणा सनाउल्लाह और अता तारड़, इनसे अपने आप को दूर रखें। वो सियासी वर्कर नहीं होता जो ताकत का इस्तेमाल दूसरे सियासी वर्कर पे करता है, उसको सियासत की अलिफ बे नहीं पता होती। ये आपकी सियासत को तबाह कर रहे हैं। तो मैं वापस रैप अप करते हुए 3 चीज़ें सामने रखता हूँ। इंशाल्लाह 23 तारीख को पंजाब के अंदर वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। वहाँ पर पंजाब के IG, जो कि बुज़दिल तरीन ऑफिसर हैं, मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स में 5 नीड्स हैं। सबसे पहले इंसान जो है अपनी बेसिक नीड्स पूरी करता है, नींद, खाना पीना, कपड़े। उसके बाद सोशल नीड्स हैं उसकी, लोगों में उसकी इज्जत हो, रिलेशनशिप हो, दोस्तियां हो। फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है सबसे ऊपर वाली नीड। जब आप किसी प्रोफेशन में ऊपर चले जाते हैं तो आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि आपको सदियों तक नहीं तो चलो अशरों तक याद रखा जाए। खुदा की कसम, जब मैं कसम अल्लाह की खा के कहता हूँ, जब मैं मुजफ्फरगढ़ की उस हवालात में बंद था और वहाँ के DPO को, अता तारड़
डायरेक्ट कह रहा था कि इसको किसी से मिलने नहीं देना, इसको पानी नहीं देना, इसके करीब नहीं जाने देना, तो वहां पे खड़े हुए कांस्टेबल, ये मैं मुहावरतन नहीं कह रहा, वहां पे खड़े हुए कांस्टेबल के अंदर ज्यादा ईमान था, ज्यादा गैरत थी, ज्यादा शर्म थी कंपेयर टू राव सरदार साहब। वहां पे कांस्टेबल खड़े ने वो गैर कानूनी हुक्म नहीं माना और मुझे पानी पहुंचाया क्योंकि उसमें इंसानियत थी। लेकिन राव सरदार ने किसी किस्म की इंसानियत नहीं रखी, किसी किस्म का प्रोफेशनलिज्म नहीं रखा। और आज जैसे मुअज़्ज़ज़ अदालत ने भी कहा कि पार्लिमान के फैसले पार्लिमान में होने हैं, तो मैं मुअज़्ज़ज़ अदालत से हाथ बांध के पूछता हूँ कि फिर जो पंजाब की पार्लिमान में जिस तरीके से पुलिस ने तशद्दुद किया अंदर जाके, ये राव सरदार ने जिस किस्म की बेशर्मी की, उसका हिसाब किसने देना है? क्या वहाँ पार्लिमान के अंदर पुलिस जा सकती थी? फिर उसको भी वापस कीजिए। फिर मेरा दूसरा सवाल है, जो यहाँ की पार्लियामेंट के अंदर हुआ फिर उसे भी हमें रिवर्स करना पड़ना है, मैं जान की अमान पाऊँ तो। इसलिए मैं अपनी पार्टी से ये गुजारिश करने जा रहा हूँ कि जिस दिन हमारी हुकूमत आए, असम्बली के अंदर एक रेजोल्यूशन पास हो, ये दोनों चीफ सेक्रेटरी, मैं दोबारा कल भी मैंने टेलीविजन पे कहा, अभी भी कहा कि चीफ सेक्रेटरी एक ईमानदार आदमी है। मैं ये नहीं कि मैं किसी नफरत में ऐसी बात कहूँ जो दुरुस्त ना हो, वो फाइनेंशियली ईमानदार हैं लेकिन वो बुज़दिल हैं, वो उस ओहदे के लायक नहीं हैं। जिस तरीके से 25 जून को उनके नाक के नीचे जिस तरीके से तशद्दुद हुआ, रियासती मशीनरी इस्तेमाल हुई, आपकी ऐसी शराफत का, आपकी ऐसी ईमानदारी का कौम को कोई फ़ायदा नहीं। जिस तरीके से वोट खरीदे गए, पुलिस गर्दी हुई असम्बली के अंदर, इससे बड़ी बददियानती आप और क्या करेंगे? तो मैं गुजारिश करूंगा अपनी पार्टी से कि इनके खिलाफ जब हमारी हुकूमत आई, इंशाल्लाह शहबाज गिल खड़ा होगा इन पे आर्टिकल 6 लगवाने के लिए। इनके खिलाफ, दोनों के खिलाफ, राव सरदार और कामरान जो चीफ सेक्रेटरी हैं, दोनों पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए। पार्लियामेंट रेजोल्यूशन पास करे, सार्जेंट एट लार्ज जो हैं वो इनके उतारे, इनका आईजी का जो वहां पर इनके स्टार्स लगे हुए हैं, ये इस काबिल नहीं है, इनको बगैर मुराद के रिटायर्ड किया जाए, ताकि जिस तरीके से आज तक बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने कौम के साथ बुरा काम किया था, उनकी नस्लें तारफ नहीं करवाती कि वो किसके पोते और किसके पड़पोते हैं। इन दोनों की भी नस्लों को याद हो कि इनके आबाओ अजदाद ने इस कौम के ऊपर किस तरह के जुल्म किए थे। कोई और चुप रह जाए, मैं चुप नहीं रहूँगा, मेरा आपसे वादा है। मैं ऐसे किरदारों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करता रहूँगा जिन्होंने आवाम के ऊपर तशद्दुद किया, जिन्होंने इस मुल्क के आइन ने जो उन्हें ताकत दी उसको मिसयूज़ किया। बार बार सिर्फ आर्टिकल 6 की बात सियासतदानों पे होनी है और किसी पे नहीं हो सकती, और किसी के ऊपर आइन लागू नहीं होता। तो इसलिए ये बात करनी पड़ेगी और मुअज़्ज़ज़ अदालत अगर इसमें रहनुमाई करे, इसमें देखे, तो बहुत अच्छी बात होगी। अगर जब इन्होंने इसी अदालत के ऊपर हमला किया था इस नून लीग ने, अगर उस दिन इनको सजाएं दी होती, इनके लीडरान को इनके हाथ रोके होते, उस दिन मसलत परस्ती इस कौम ने ना की होती, तो आज ये सारे दिन ना देखने पड़ते। आज लाहौर का फैसल शहीद ना होता 25 जून को, आज लोगों के घरों में घुस के लोगों की, औरतों की बेहरमती ना की जाती। इसलिए जो कुछ इस मुल्क ने देखा इन 2-3 महीनों में, मैं तो एक लिहाज से अच्छा देखा कि इनकी शक्लें सामने आ गई, ये कौन थे, ये किस लेवल के चोर थे, इनका लेवल क्या था। आज जो अदालत में केस है वो भी इन्होंने जो चोरी छुपाने की कोशिश की वो है। तो इंशाल्लाह चेयरमैन तहरीक इंसाफ बहुत जल्द लाहौर जा रहे हैं, वहाँ बैठ के अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास करेंगे, सारे को हतमी शक्ल देंगे, और हमारा एक एजेंडा है, वो है अर्ली इलेक्शन। हमें फौरी तौर पर मुल्क में जनरल इलेक्शन चाहिए। अगर आईजी और चीफ सेक्रेटरी में थोड़ी सी भी कोई प्रोफेशनलिज्म और शर्म बाकी है, उनको फौरी अपने ओहदों से अलहदा होना चाहिए। जो कुछ उन्होंने किया वो मुजरिम है, क्रिमिनल है, वो इन ओहदों पे बैठने के काबिल नहीं है। उसके साथ साथ हमजा साहब जो एक गैर आइनी वज़ीर आला हैं, क्योंकि उन्होंने लोटों के सर पे वज़ीर आला बने थे, जिनके वोट भी काउंट नहीं हुए, उनको भी फौरी घर जाना चाहिए। और हमें फ़ौरन कल ही अर्ली इलेक्शन कॉल हो तो हम उसके लिए तैयार हैं, और हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं, और उसके लिए हमें 1 घंटे की भी देर जो है वो बर्दाश्त नहीं है। लेकिन अगर आप देर करेंगे तो फैसला आपका है। बात वही है, अभी बता देता हूँ, रात 9:47 पे जो आपकी मीटिंग शुरू हुई थी,
जिसमें एक बाजी जिसको रोना हुआ है, कोरोना नहीं हुआ, एक बाजी जिसको रोना हुआ है, कोरोना नहीं हुआ, वो बाजी आंसुओं से रोई है रात गुस्से में। उसमें चचा भी था, उसमें भतीजा भी था, उसमें बेटी भी थी, उसमें एक साहब बाहर बैठे से भी ज्ञान दे रहे थे। उस साहब ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, वो मैं बता देता हूं। उसने कहा कि आप लोगों ने अपनी इज्जत का ख्याल तो नहीं किया, पार्टी की इज्जत का ख्याल कर लें। 5 वोट नहीं निकलने अगर आपने और लेट कर दिया, इलेक्शन कॉल करें। तो इसलिए वो मीटिंग जो है बगैर किसी नतीजे के बर्खास्त हुई है रात 11 बजे के करीब। सो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप अभी भी होश के नाखून ले लें, अर्ली इलेक्शन में चले जाएं। वो आपके लिए भी बेहतर है, कौम के लिए भी बेहतर है। वरना डॉलर 221-22 पे नहीं रुकना, ये 250 पे भी नहीं रुकना, ये मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये 300 पे भी नहीं रुकना। आपने श्रीलंका के हालात देख लिए, ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। आपने वेनेजुएला के हालात देखे होंगे, ब्राज़ील के हालात देखे होंगे। जिन्होंने दुनिया देखी उन्हें पता है कि जब सियासी अदम इस्तेहकाम आता है तो फिर माशी इस्तेहकाम किसी सूरत नहीं होता। ये बेसिक डिमांड है इकॉनमी की कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए। स्टेबिलिटी नहीं है ना आएगी। सो मिस्त्री और मजदूर दोनों बराए मेहरबानी रीथिंक करें। कंध तुहाडे कोलों विंगी बन गई है, ये हुण कंध ढाउणी पैनी है, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ गार्डर नहीं पैना क्योंकि कंध विंगी बन गई है। हुण ਇਹਦੇ जो मर्जी करो, ये प्लस्तर करके ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ विंग है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ टेढ़ है, वो काबू नहीं आनी। भले 1 इंच प्लस्तर करो, भले 2 इंच प्लस्तर करो। इसलिए ये दीवार गिरानी पड़नी है, बुनियाद दुरुस्त करनी पड़नी है। 75 साल ये वाले मंजन बिक गए, अब ये नहीं बिकने। पहली दफ़ा सामने एक मुहिब्बे वतन लीडर खड़ा है। चलें, आपको ये एतराज़ है कि टक्कर के लोग मिले हैं तो आप टक्कर बीच में से निकाल लें। आप पहली दफ़ा कह लें कि आपको आप जैसे लोग मिले हैं जो खड़े होना चाहते हैं, जो इस पाकिस्तान के लिए मरना चाहते हैं, जो पाकिस्तान के लिए जान देने को तैयार हैं। कि पाकिस्तान हमारा उतना ही मुल्क है जितना किसी और का है। इसके फैसले पाकिस्तान का आइन करेगा, जमहूर करेगा, किसी और को नहीं करने देंगे। इसलिए मतीउल्लाह साहब भी आ गए हैं। इनका दिल तो करता है हमारे साथ खड़े होने को, इनका दिमाग भी करता है हमारे साथ खड़े होने को, लेकिन इनके अंदर जो फिर एक खलश है वो इनको उसमें काबू नहीं आने देते। इनके अंदर के जज्बात फिर इनके ऊपर ओवरकम कर लेते हैं। इनकी जो वो क्या कहते हैं, इनकी जो सोच है उसके ऊपर ओवरकम कर लेते हैं। तो आगे ये भाग के आप उल्टा सीधा सवाल करेंगे। हक है इनका पूछना सवाल, जवाब देना हमारा फ़र्ज़ है, तो अभी जवाब देंगे। शहबाज से पहले तो ये बताएं कि आपने चीफ सेक्रेटरी और आईजी की बात की, क्या आप, क्योंकि इमरान रियाज खान को पकड़ा गया तो एक ट्वीट आया कि उससे कोई कैमरा, आपको कोई ऐसी कोई चीज़ दी गई जिस पर आपको कोई एतराज़, आपने कोई टेस्ट करवाया हो? दूसरा, आपने धांधली की बात की, धांधली के शवाहिद आप कब लेके आ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने धांधली करवाई? और तीसरी आखिरी बात, तमाम जो चैनल्स के नाजरीन हैं उनकी क्लैरिटी के लिए आप ये बताएं कि एक गिल जट की एक तारक जट के साथ लड़ाई हो तो जैसा कि आपने फरमाया, तो शेर कौन होगा, कुत्ता कौन होगा, ये भी बता दें। देखिए, 2 बातें। पहली बात तो ये है कि मुझे कुछ वहाँ दिया ही नहीं गया, तो केमिकल कहाँ, ना पानी दिया गया। पहले 3-4 घंटे खाना तो दूर की बात थी। तो जो 9 घंटे वहाँ हवालात में गुजरे उसमें पानी की 2 बोतलें आई थी, उसमें अब कुछ डाला गया हो तो मुझे नहीं पता। अभी तक तो मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, ऐसे गलत बयान नहीं करूँ। वह वो 2 पानी की बोतलें 9 घंटे में मैसर आई थी, उसके अलावा कुछ नहीं था। दूसरी बात आपने आईजी और चीफ सेक्रेटरी की कही, धांधली के शवाहिद की धांधली के शवाहिद की भी कही। तो मैंने पहली दफ़ा नहीं कह रहा, राव सरदार साहब को पता है। मैं आपको एक वाक़या सुना देता हूँ, ज़ाती वाक़या इसलिए नहीं सुनाया कि मेरी जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था वो आज के दिन तक पुलिस ने नहीं दी। और मैंने राव सरदार को फ़ोन करके कहा था कि जिस कदर तुम गुलाम बन गए हो, जिस कदर तुम उनके घर के मुलाजिम बन गए हो, आप मुझे अपना एड्रेस दें, ये गाड़ी में आपके नाम लिख देता हूँ, ये आप ही रख लो। अब मैं एक विक्टिम हूँ, उस एक्सीडेंट में मरते मरते बचा। और जो जाली किस्म का बंदा पेश किया गया, जो गाड़ी नहीं थी जिसने पीछे से मारा, वो भी माफ़ी मांग रहा है कि आल्तो कि वो जाली आदमी था, जाली गाड़ी थी, लेकिन जो इनका पेश करदा जाली आदमी था
वो भी मीडिया के सामने कह रहा था कि गलती उसकी थी, उसकी तेज़ रफ्तारी गलती से मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, हाल तो कि वो जाली स्टोरी थी उसकी। उसके बावजूद आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब तक पुलिस ने वो गाड़ी रखी हुई है और आईजी को ये बात पिछले 2 महीने से पता है कि उसके लोगों ने गाड़ी रखी हुई है। तो इसलिए इनसे मैं बार बार दोनों को फ़ोन पे बताता रहा हूँ कि आप गैर आईनी काम कर रहे हैं, इसका हिसाब होगा। तो ये मेरी कोई ज़ाती बात नहीं है, ये इन्होंने सब कुछ आपके सामने 25 को किया। जो धांधली हुई इसके शवाहिद यही बड़े हैं कि जिनको आज मांगने पे कोई सालन नहीं देता उनको 50-50 हज़ार वोट मिले हैं। वो बेचारा पिंडी वाला जो इन्होंने हमारा लोटा था, उसके बंदे नहीं ये स्टेज पे चढ़ने दे रहे थे और उसी रन तरह बैठा सी कि मैं नहीं उत्ते आना, उन्होंने 50 हज़ार वोट पै गया। देखो रब दी शान। सो इसलिए धांधली तो आपको नंबरों में नजर आ रही है। अवाम तो सारी एक तरफ वोट डालने गई थी, ये कहां से निकले वोट। आखिरी बात आपने शेर और कुत्ते की बात कही। देखिए कौमों की वजह से कोई भी शेर और कुत्ता नहीं होता, किरदार की वजह से शेर और कुत्ता होता है। अगर गिल कोई भी हो और वो गंदा किरदार अदा करे कि मती अल्लाह जान अंदर हो जेल में और गिल खुश हो, तो फिर गिल कुत्ता होगा। या कोई सियासी आदमी सियासी विक्टिमाइजेशन की वजह से अंदर हो या अंदर करवाए, तो फिर उसका किरदार कुत्ते वाला होगा। लेकिन अगर वो कहे कि ये गलत है तो उसका किरदार शेर वाला होगा, वो भले तारड़ हो या बदकिस्मती से तारड़ साहब के दादा ने इस अदालत की रिस्पेक्ट को मजरूह किया था बदकिस्मती से। तारड़ साहब की तरबियत वही है, हालांकि तारड़ भी बड़े बड़े अच्छे हैं, लेकिन इस वाले टब्बर की तरबियत ही है। लेकिन उनकी तरबियत कैसी भी है, मेरा आपसे वादा है कि हमारे पंजाब में ये कल्चर है कि जब आप ताकत में हो तो आप अपने मुखालिफ के ऊपर वो ताकत इस्तेमाल नहीं करते। तो मेरा आपसे वादा है कि मैं कभी भी, मुझे अगर अल्लाह ने ताकत दी हुई है तो कभी भी मैं वो ताकत अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल ना करूँगा ना होने दूंगा। गिल साहब, सुप्रीम कोर्ट ने अभी तजवीज़ दी है कि पीटीआई वापस पार्लियामेंट में जाए और उन्होंने शाह महमूद कुरैशी को भी एमएनए के तौर पे लिखा है अपने हुक्म में। तो आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इस किस्म के सियासी मामलात में पढ़ना चाहिए? देखिए, पहली बात तो मतीउल्लाह साहब, बात यह है कि ये जो अदालत है, सजदा सिर्फ अल्लाह को जायज़ है। सजदे के अलावा जो अतात होती है जिसमें शिरक ना हो, जिसमें मज़हब का कोई मसला ना हो, वो सारी मेरी अतात इस अदालत के लिए, क्योंकि ये मुल्क की आला तरीन अदालत है। सो मेरी स्टेटमेंट को गलत ना समझा जाए। अगर आपने हमें पार्लियामेंट में वापस भेजना है तो फिर पार्लियामेंट में वापस भेजें कासिम सूरी वाले वक्त पे, क्योंकि उस दिन मुदाखलत हुई। आपको लगता है वो मुदाखलत आईनी है तो फिर आज भी कीजिए। आपको लगता है पार्लियामेंट के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने नहीं जाना तो हाथ बांध के कहता हूँ फिर उसकी हुई गलती तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि आप आला तरीन अदालत है, मैं तो सोच भी नहीं सकता। बुजुर्ग भी हैं हमारे, आप मुझसे बड़े भी हैं, तो फिर आप ये कीजिए कि उस फैसले को भी रिकन्सिडर कीजिए। उस फैसले को रिकन्सिडर करके भेज दीजिए पार्लियामेंट में, वापस हम चले जाते हैं। भेजिए वहाँ पर पार्लियामेंट का इस्तेहकाक, पार्लियामेंट को जो आइन ने ताकत दी थी कि पार्लियामेंट जो है उसकी प्रोसीडिंग के अंदर कोई अमल दखल नहीं किया जा सकता, तो फिर वो कीजिए। लेकिन उस दिन मैं अदालत में बैठा था, आपने कहा था कि अगर पार्लियामेंट कुछ गलत करे तो क्या हम होने दें। तो हाँ, मैं दोबारा वापस आप ही की बात आपके सामने रखता हूँ कि पार्लियामेंट, हम तो इस्तीफे दे चुके वहाँ से, आप वापस कर दें तो सब कुछ वापस हो जाएगा, भेज दें उस रात पे। तो बतौर एमएनए लिखा है, तो इसलिए मैं तो दोबारा कह रहा हूँ, हम इस्तीफे दे चुके हैं। अदालत जो लिखे, मैंने दोबारा कहा कि हमारी मजाल नहीं है, बताना तो है ना। तजवीज़ अब अगर अदालत कल को कहे कि आपका नाम शहबाज नहीं है, आपका नाम राव सरदार है, तो मैं तो हाथ बांध के बताऊंगा कि जनाब मैं राव सरदार नहीं हूँ, मैं वफादार हूँ इमरान खान का, मैं साथ खड़ा हुआ हूँ। जो कहते थे बैग लेके भाग जाएगा, वो देखें कि मेरा बैग अभी भी मुजफ्फरगढ़ में पड़ा हुआ है। मैं बैग लेके भागा नहीं, मैं बैग लेके मुजफ्फरगढ़ चला गया हूँ। तो मेरा नाम राव सरदार ना रखें, उसमें ना राव की इज्जत है ना सरदार की इज्जत है। तो इसलिए जो अदालत के बारे में मैंने जवाब देना था दे दिया। पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने जा रही है, वफाक में नून लीग के इत्तेहादी उनसे नाराज नजर आ रहे हैं, तो क्या पीटीआई वफाक में भी तब्दीली का इरादा रखती है? अगर हम चाहें और अल्लाह की ज़ात हमें चाहने दे, अगर हम इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं चाहें और अल्लाह की ज़ात हमें चाहने दे, तो हम इन्हें कम से कम 6 से 7 वोटों से ऊपर इन पे अदम एतमाद कर सकते हैं। इस वक्त आगे का पता नहीं, आगे का हाल अल्लाह जानता। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बंदे खरीद सकते हैं? नहीं, खरीदने की ज़रूरत नहीं है।
वो इसलिए कि बंदों के साथ जो बंदों को अब ये कि अगले इलेक्शन में जाना वोट लेने हैं। आज वोट इमरान खान को पड़ रहा है, आज वोट किसी और को नहीं पड़ रहा। अब वो सियासी आदमी कह रहे हैं, वो कहते थे ना टिकट बिकती है नून की, बिकती नहीं है। तहरीक इंसाफ की टिकट, तहरीक इंसाफ की टिकट को इज्जत दी जाती है आज। तो इसलिए मैं आपको ये वाजे बता दूं, आखिरी बात, उसके बाद मेरा ख्याल शाह साहब तो जी जी सवाल का जवाब दें। ये बताएं, कल वज़ीर दाखिला ने ये कहा है कि जब पंजाब असम्बली में वोटिंग होगी तो पीटीआई के 5 बंदे गैर हाजिर हुए तो बराबर हो जाएंगे। मैं पहले जवाब दे चुका हूँ कि उस पर हम तौहीन अदालत की पिटीशन डालेंगे, और उसके साथ साथ मैं राणा साहब को ये बता चुका हूँ कि आप ऐसी जितनी हरकतें करेंगे, आपने कभी कोई चूहा खिड़की में फंसा हुआ देखा है? जितना चूहा हिलता है उतना खिड़की में और जाता है, जितना हिलता उतना। तो राणा साहब तुसी अपनी मुच्छा समेत खिड़की च आ गए हो, जिसना जितना हिलोगे उतना तुसी खिड़की दे विच होर फसते जाना है, और आखिर ते तुसी खिड़की चो निकल जाना है, तुहाडियां मुच्छां नहीं निकलनियां। फिर तुहानू मिन्नत करनी पैनी मेरियां मुच्छां कट दिओ ताकि मैं खिड़की चो बाहर निकला। इसलिए नहीं रखी। सो इसलिए मेहरबानी करो कि तुसी हुण बंदे दे पुत्र बनो। पंजाब का वजीर दाखिला इस दफा क्लीन शेव होगा। पंजाब का वजीर दाखिला क्लीन शेव हो या मूंछों वाला हो, एक सियासी आदमी होगा, डिंटोनिक के इश्तिहार में से नहीं निकला होगा। किसी सहाफ़ी और किसी सहाफ़ी आइन के मुताबिक होगा, आइन दोनों को हक देता है। किसी सहाफ़ी और किसी पॉलिटिकल अपोनेंट को सियासी जोर पर अंदर नहीं करेगा, करेगा तो आपका ये भाई जो है उस चीज़ के खिलाफ खड़ा होगा। गिल साहब ये बताएं कि इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से क्या अभी भी कोई आपको खदशात हैं कि इस्टेब्लिशमेंट बाजू मरोड़ रही है तहरीक इंसाफ का, या आप समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हकीकी मायनों में न्यूट्रल है और इस वक्त जो है अपने आइनी किरदार जो है वो अदा कर रही है, सियासत से दूर हो चुकी है, मुदाखलत नहीं कर रही? मैं एक वापस सवाल पूछ लूँ, इजाज़त दे? सवाल मेरा है ना सर, मेरा काम मैं वो भी जवाब देता हूँ, एक छोटा सा। आप दोस्त हैं इसलिए जरा तो फनन पूछ रहा हूँ। प्यार है। ਤੁਹਾਡਾ चीर मांग सर की पहले इधर होंदी सी, आज इधर हो गई है, खैर है। अच्छा चल, अच्छा चले, अच्छा चले। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए बात ये है, उधर ही है यार। इस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान में एक दफ़ा फैसला करना पड़ा कि क्या उन्होंने हुकूमती जो मामलात हैं, तोड़ जोड़, हुकूमत गिराना बनाना, उसमें अपना अमल दखल रखना है, रखना चाहते हैं रखें, खुल के सामने आके बैठ के रखें। क्यों? वो भी इसी मुल्क के बेटे हैं, शनाख्ती कार्ड उनके पास भी नादरा का है, इधर ही की माँ ने पैदा किया हुआ है। मेरी माँ भी बाजवा है, बाजवा साहब के वालिद बाजवा हैं, एक ही ट्राइब, एक ही खून, एक ही लोग हैं, हम को फ़र्क तो नहीं। अगर ये करना है तो इसको आइनी तरीका इसका बना लें, आइन में तब्दीली करके सीधा करके, हमें कबूल है। अगर नहीं करना तो फिर जो आइन ने तय किए हैं वो सबको उसे फॉलो करना पड़ेगा। इस आइन में नहीं, इस आइन में नहीं है, इस आइन में नहीं है। और जब आइन में आएगा तो उसके बाद जिसका जो रोल आइन करता है वो करना चाहिए। बड़ी स्पेस दी है। जी इजाज़त है जनाब। सर इजाज़त है सर, प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे साहब आइए, आप इधर आइए। इधर दरम्यान में ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जैसे कि आपके इल्म में है, जो हमने नैब के कानून में तरामीम की गई उनको हमने चैलेंज किया था, और सुप्रीम कोर्ट में उसकी हेयरिंग की पहली नशिस्त थी। हमारे वकील ख्वाजा हारिस साहब ने अपने दलाइल ऑनरेबल बेंच के सामने रखे, और उन्होंने उनके दलाइल को सुनकर नोटिस इशू कर दिया है रिस्पोंडेंट्स को। अगली तारीख जुमा बवक्त 11 बजे ये केस दोबारा सुना जाएगा। इसके साथ साथ एक बड़ी वाज़े ऑब्जर्वेशन सामने आई कि वो जो केसेस अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स में ज़ेरे बहस हैं उनका क्या बनेगा। तो बिलमूम ये तासुर सामने उभरा कि वो जो केसेस हैं दे विल बी सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ दिस पिटिशन।
तो ये भी एक मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा हो जाता है तो एक खुशाइंद डेवलपमेंट है, क्योंकि वो जो इस चोर दरवाज़े से जो हमारा करप्ट एलिमेंट राह फरार अख्तियार करने की कोशिश कर रहा है, उससे कुछ ठहराव पैदा होगा। और उनका ख्याल है कि इस कानून के ताबे वो अपने रास्ते तलाश करेंगे, वो शायद इतने आसान न हों। आपने देखा कि इस कानून को इतनी तरजीह दी गई कि बजट की जो पैसेज है वो दोयम थी, और इस कानून का पास होना उसको अव्वलियत दी गई, क्योंकि बहुत से इम्पोर्टेंट हजरात हैं जिनके ओपन एंड शट केसेस थे और वो कानून की गिरफ्त में आने के करीब तर थे। तरीके इंसाफ और बिलखुसूस इमरान खान साहब ने बारहा ये कहा है कि तीसरी दुनिया में गुर्बत की बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन एक वजह ये भी है कि यहाँ का जो हुक्मरान तबका है वो चोरी, लूट और प्लंडर के ज़रिए अपनी मईशतों को खोखला कर देता है, अपनी तिजोरियाँ भरता है और मुल्क के ख़जाने खाली करता है। और एक एस्टिमेट के मुताबिक 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स जो हैं वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग, जिससे कि पैसा मुंतकिल होता है इनटू वेस्टर्न बैंक अकाउंट्स और असासे बनाए जाते हैं सेफ हेवन्स में जो इल गॉटन मनी के होते हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी अर्ज़ कर दूं कि मुझे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने रोस्ट्रम पे बुलाया कि मैं पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू पेश करूं, और मैंने की खिदमत में पेश किया। आई एम ग्रेटफुल टू दी ऑनरेबल बेंच जिन्होंने मेरी असिस्टेंस को अप्रिशिएट किया, और मैंने उन वजूहात पर थोड़ी सी रोशनी डाली कि किस तरह पार्लियामेंट में इस कानून को जिस अंदाज में ज़ेर बहस लाना चाहिए था न लाया जा सका। मैंने उनको हवाला दिया कि जब हम अपोजिशन में थे और मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी, जाहिद हामिद साहब वज़ीर कानून थे, हमने कितनी नशिस्तें की और घंटों के घंटे हम वहाँ बैठे रहे। मुझे याद है आदम सवाती साहब भी हुआ करते थे, डॉक्टर शीर मज़ारी साहिबा भी हुआ करती थी, और हमारी एक एक नैब के कानून की तरमीम पर लंबी बहस हुई। अगर उस वक्त हुकूमत संजीदा होती तो वो बड़ा अच्छा मौका था, हुक्मरान थे तो वो एक कंसेंसस बिल्ड कर लेते और उस कंसेंसस के ज़रिए नैब के कानून को हम उसमें अमेंडमेंट कर लेते, और जो कि अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ना होता, वो पर्सन स्पेसिफिक ना होता जिस तरह के इस कानून को बनाने की कोशिश की गई है। इसके साथ साथ मैंने ये भी अदालत उज़्मा के सामने पेश किया कि जब हम फैटिफ की लेजिस्लेशन के लिए हमारी कमेटी तश्कील दी गई और मैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के साथ बैठा हुआ पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहा था, तो उस वक़्त भी इन्हें फैटिफ की लेजिस्लेशन की परवाह कम थी। आज वो जो क्लेम करते हैं कि हमने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला, उन्हें ज़रा भर उन्हें ग्रे लिस्ट का कोई फ़िक्र नहीं थी। उन्हें अपने नैब के कवानीन को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ढालने की फ़िक्र थी, और एक मसवदा मुझे पकड़वा दिया गया जिसमें 35 के लगभग अमेंडमेंट्स पेश की गई कि ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। और जब हमने उन अमेंडमेंट्स को परखा और पढ़ा तो हम इस नतीजे पर पहुँचे कि इनका इरादा तो इस इदारे को डिफैंग करना है, इस इदारे को बेमानी करना है और अपने अकाउंटेबिलिटी केसेस से फ़रार हासिल करना है। चुनाचे ऑब्वियसली इमरान खान साहब ने और तहरीक इंसाफ ने उस अटेम्प्ट को मुस्तरद किया और ऐसा ना हो सका। और फिर आप कानून देखें जो अब लाए गए हैं, जिसको हमने चैलेंज किया है, उसमें बहुत सी बेशतर वो अमेंडमेंट्स हैं जो हमने मुस्तरद की थी, और फिर इन्होंने इस चोर दरवाज़े के ज़रिए अपनी अक्सरियत के बलबूते पर
उनको कानून में परोने की कोशिश कर दी है, जिस पर हमें सीरियस एतराज़ है। हम समझते हैं ये अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो फंडामेंटल राइट के कॉन्सेप्ट पे है, और आर्टिकल 6 उसका हवाला है, और उसका अख्तियार है कोर्ट्स का। आर्टिकल 8 उसको पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक मनी, अकाउंटेबिलिटी, गवर्नेंस, ये सब इश्यूज जो हैं उनकी जो लिंकेजेस ड्रॉ करता है वो सामने लाया। हमारा ख्याल है कि पब्लिक मनी को प्रोटेक्ट करना तहरीक इंसाफ की, और अकाउंटेबिलिटी हमारे कोर प्रिंसिपल्स में से है। हमने इस पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और ना इंशाल्लाह करेंगे। सेल्फ सर्विंग अमेंडमेंट्स, मैं नहीं समझता किसी कानून को, अच्छा कानून जो है वो सेल्फ सर्विंग अमेंडमेंट्स को तरजीह देता है, और इस कानून में जो तरामीम की हैं वो पर्सन स्पेसिफिक हैं, चंद लोगों को, चंद अशखास को, जिसमें कि मुझे कहने की इजाज़त दीजिए, हमारे वज़ीर आज़म हैं, शहबाज शरीफ हैं, उनके साहिबजादे हैं, हमारे आसिफ अली जरदारी साहब हैं, उनके केसेस हैं, उनसे छुटकारा दिलवाने के लिए एक सोची समझी एक स्कीम है और कोशिश है, जिसका तहरीक इंसाफ मुकाबला कर रही है, और इंशाअल्लाह हम करते रहेंगे। मुझे ये भी कहने की इजाज़त दीजिए कि हमारे मौक़िफ़ को अल्लाह के फजल व करम से अवाम की तायीद हासिल है। अब ये हम ज़बानी नहीं कह रहे, 17 तारीख़ को अवाम ने इमरान खान साहब के बयानिए पर मुहर सब्त कर दी है कि इम्पोर्टेड हुकूमत मंजूर नहीं है, ग़ुलामी मंजूर नहीं है, करप्शन और चोरों के टोले का कौम मुकाबला करेगी, और करप्शन का मुकाबला करना तन्हा इमरान खान की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये पूरी कौम की ज़िम्मेदारी है, तमाम इदारों की ज़िम्मेदारी है, जिन्होंने अपना अपना किरदार अदा करना है। पाकिस्तान की आवाम ने अपना किरदार अदा किया है। मैं तवक्को करता हूँ कि हमारी जो आला अदालतें हैं वो भी पाकिस्तान की टैक्स पेयर की पब्लिक मनी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना किरदार अदा करेंगी, और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये केस आगे बढ़ेगा और अपने मंतकी अंजाम को पहुँचेगा, और वो लोग जिन्होंने मुल्क को लूटा है वो फरार नहीं हो पाएंगे। थैंक यू। शाह साहब ये बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक तजवीज़ दी है कि पीटीआई जो है वो वापस पार्लियामेंट में जाने पर गौर करे, और इस हवाले से उन्होंने अपने हुक्म में आपको बतौर एमएनए भी लिखा है, और शहबाज गिल साहब ने तो ये तजवीज़ मुस्तरद कर दी है, तो आप क्या कहते हैं? देखिए, क्या जानतदारी से बताइए, ये पार्लियामेंट जो इस शक्ल में हमारे सामने है ये फंक्शनल है? ये पार्लियामेंट तो हमारी नज़र में रिडंडेंट हो गई है। पार्लियामेंट के देखिए, पार्लियामेंट की हैसियत ही खो चुकी है, और इस वक्त जो मांग तांग के ये जो चूचू का मुरब्बा इकट्ठा है, इसे आप पार्लियामेंट कहते हैं? नहीं। जो लीडर की अपोजिशन जिस तरीके से मुसल्लत किया गया, बनाया गया है, इसको कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कहते हैं। ये पार्लियामेंट नहीं, अब ये कौम के साथ मजाक है। थैंक यू। आपने तजवीज़ मुस्तरद करते हैं सर? करेक्शन कर दूं, मुस्तरद नहीं मैंने कहा था, मैंने उसका कोई और जवाब दिया तो वो अच्छा, गौर कर रहे हैं गिल साहब, उस पर गौर करेंगे?